साथियों नमस्कार। आपका पढ़ो भारत में मैं आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एडुटेरिया बिहार दरोगा के पूरे 100 क्वेश्चन, जो कि हमारा सेट नंबर 2 होगा। सेट नंबर 1 हमने पूर्व में करा रखा है, तो आप उसके वीडियो को बिना देर किए हुए देख सकते हैं। आप अगर सेट नंबर 1 देखते हैं, सीरीज वाइज किसी भी काम को करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम सेट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। पहला ऑप्शन है ए केवल उत्पादक, केवल उपभोक्ता, केवल अपघटनकर्ता, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। साथियों इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। साथियों एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक कारक होते हैं वो 3 होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडाला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कंडाला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है जल पोत भंजन उद्योग के लिए, दूसरा है हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, तीसरा है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, चौथा है कृषि उपज मंडी समिति के लिए। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो कंडाला फेमस है। कंडाला है कहां साथियों? कंडाला जो है गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1965 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी। साथियों आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो कहां अवस्थित है साथियों? तो पहला ऑप्शन है केन्या, दूसरा ऑप्शन है मलावी, तीसरा ऑप्शन है तंजानिया, चौथा ऑप्शन है जाम्बिया में। राइट आंसर हो जाएगा इसका तंजानिया में। साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया में। आइए कुछ देश और उनके पर्वतों के नाम जानते हैं। तंजानिया में कौन सा पर्वत है साथियों? किलिमंजारो पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में ओजस डेल सैलेडो पर्वत है। ओजस डेल सैलेडो पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है? माउंट मैकिले पर्वत है। माउंट मैकिले पर्वत कहां है? उत्तरी अमेरिका में है। चौथा है यूरोप। यूरोप में कौन सा पर्वत है? एल्ब्रुस पर्वत है। साथियों आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। ठीक है, भारत में इसके लगभग 95% भंडार ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदान नोवामुडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित हैं। खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है लौह, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज, चौथा ऑप्शन है तांबा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह। ठीक है, लौह के कितने प्रकार होते हैं? लौह के 2 प्रकार होते हैं साथियों। ठीक है, पहला प्रकार जो होता है हेमाटाइट, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लौह होता है। दूसरा होता है मैग्नेटाइट, इसका जो होता है हेमाटाइट की तुलना में इससे कम लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब इसके भंडार के बारे में जानते हैं। भारत में इसके भंडार जो हैं लगभग 8000 मिलियन टन है। यानी हेमाटाइट के भंडार कितने हैं? 18,000 मिलियन टन, सॉरी। और मैग्नेटाइट के भंडार है 10,500 मिलियन टन। भारत में प्रचुर मात्रा में हेमाटाइट मैग्नेटाइट से अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट भारत में ज्यादा पाया जाता है और मैग्नेटाइट कम पाया जाता है। हेमेटाइट जो है ओडिशा में ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद झारखंड में पाया जाता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी हेमेटाइट लोहे पाए जाते हैं। आइए मैग्नेटाइट के बारे में जानते हैं। मैग्नेटाइट का 73% जो है पूरे भारत में, 73% कर्नाटक में पाया जाता है, उसके बाद 5% राजस्थान में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में 14% और तमिलनाडु में 4.9% पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से
कौन सी नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है? इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है? साथियों, पहला ऑप्शन है कमला फल्गु, दूसरा ऑप्शन है कोसी बूढ़ी गंडक, तीसरा ऑप्शन है बूढ़ी गंडक सोन, चौथा ऑप्शन है बागमती और क्रमनसा। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बूढ़ी गंडक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमला गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदी घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला, कोशी, महानंदा है। दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां जो है कर्मनसा, सोन और पुनपुन, फल्गु इत्यादि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होते हैं। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होते हैं? साथियों, पहला ऑप्शन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होने के कारण। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष में समतल की ओर झुका होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होता है। अनेक प्राकृतिक कारक उत्तरदायी है। महाद्वीपीय अपसरण, ज्वालामुखी, समुद्री लहरें, पृथ्वी का झुकाव एवं धूमकेतु तथा उल्का पिंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम में सजाना है। साथियों, पहला ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आइए देखते हैं, आरोही क्रम में सजाना था इसको। ठीक है, तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश हो जाएगा। आइए देखते हैं, सबसे ज्यादा बॉर्डर जो हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद चीन के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के साथ और उसके बाद नेपाल के साथ। ठीक है, उसके बाद हम नेपाल म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, भूटान के साथ 699 किलोमीटर की, और सबसे कम हम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ हम सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करते हैं? 106 किलोमीटर की मात्र हम सीमा साझा करते हैं, वो भी अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज्यादा हम किसके साथ सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ और नेपाल के साथ। नेपाल के बाद हम म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, भूटान से 699 किलोमीटर की और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यानी टोटल हम जो विदेशी सीमा साझा करते हैं 15,106.7 किलोमीटर। साथियों, टोटल कितना सीमा साझा करते हैं? 15,106.7 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? साथियों, इसका पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चौथा ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पांचवा ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह सतलज नदी पर स्थित है। इसका उद्देश्य सिंचाई सुविधा और विद्युत उत्पादन करना है। इस बांध की ऊंचाई 740 फीट है। इसकी क्षमता 1325 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन करने की है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है
फिजी द्वीप अवस्थित है? फिजी द्वीप कहां अवस्थित है साथियों? फिजी द्वीप पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर में, चौथा ऑप्शन है अरब महासागर में। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हिंद महासागर में। फिजी द्वीप कहां स्थित है? फिजी द्वीप कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच एवं अंग्रेज ने फिजी की खोज की थी। कब खोज की थी फिजी की? 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों ने फिजी द्वीप की खोज की थी। वर्ष 1970 तक फिजी जो था वर्ष 1970 तक अंग्रेजों का उपनिवेश था साथियों। ठीक है, वर्तमान में पर्यटन एवं चीन का निर्यात इसके विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। वर्तमान में जो है यह पर्यटन और चीनी का निर्यात करने के लिए इसके लिए विदेशी मुद्रा इसके बाद सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, आइए कोरोमंडल तट का विस्तार। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पूर्वी तटरेखा को कोरोमंडल तट नाम दिया गया है। यह चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। कोरोमंडल तट नाम पुर्तगाली यात्री द्वारा रखा गया था। इस तट की लंबाई जो है 1076 वर्ग किलोमीटर है। 1076 वर्ग किलोमीटर है साथियों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, चौथा ऑप्शन है महानदी। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, चौथा ऑप्शन है महानदी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गोदावरी। ठीक है, सॉरी ए यानी कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। शिव समुद्रम कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक झरना है। 1905 में, कब साथियों? 1905 में एशिया की पहली पनबिजली परियोजना यहां स्थापित की गई थी। 1905 में एशिया की पहली बिजली परियोजना जो है शिव समुद्रम जलप्रपात पर कहां अवस्थित है? कावेरी नदी में अवस्थित की गई थी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, सूर सरोवर पक्षी विहार कहां अवस्थित है? सूर सरोवर पक्षी विहार कहां अवस्थित है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है, आगरा। सूर सरोवर पक्षी विहार की स्थापना 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में की गई थी, और जो कि यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एस्टेटेक्लाइट एवं एस्टेटेगेमाइट निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, एस्टेलेटेक्लाइट एवं एस्टेलेगेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। एस्टेलेक्लाइट एवं निश्चितात्मक एस्टेलेग्रामाइट निक्षेपात्मक स्थलाकृति है भूमिगत जल कंदरा। भूजल की नीचे जिन चट्टानों से भूमि जल पाया जाता है जलमृत या जल भरा कहलाता है। पूरे देश में 80 से 85% पेयजल की आपूर्ति भूमिगत जल से होती है। भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंदरा है साथियों। सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कौन सा है? कंदरा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कालाहांडी जो है इसका राइट आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, जावर इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता और सीसा। जावर का राइट आंसर जस्ता और सीसा। तीसरा है कोलार का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना। कोलार का राइट आंसर सोना। चौथा है मोशावनी का राइट आंसर तंबा। इसका जो है सारे मैचिंग के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि
3 4 1 2, 3 4 1 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त काल में भूमि राजस्व दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व दर क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 भाग। गुप्तकालीन राजा अपनी प्रजा के प्रति की गई सेवाओं के बदले में उपज का 6ठा भाग यानी 1/6 भाग पाने का अधिकारी होता था, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत था। गुप्तकालीन अभिलेखों से निम्नलिखित प्रकार के कर ज्ञात होते थे, जैसे उपरीक, हिरण्य, भोग और भाग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली में किस सुल्तान को नायब खुदाई कहा जाता था? दिल्ली में किस सुल्तान को नायब खुदाई कहा जाता था? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन को नायब खुदाई कहा जाता था। बलबन ने स्वयं पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया घोषित किया था, जिसके लिए उसने खुद को नायब खुदाई कहा। बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया, जो एक दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित है। बलबन ने रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किया। बलबन ने नौरोज त्योहार, सिजदा और पैबोस प्रथा लागू किया। साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर, जो कि कहां है? बिहार में है। ठीक है, मुंगेर ये बिहार में है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। बंगाल का नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था? मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। बंगाल के राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। ठीक है, पहला है ढाका, दूसरा बात है मुर्शिदाबाद और तीसरा बात क्या है? मुंगेर है साथियों। ठीक है, तीसरा क्या है? मुंगेर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कुली कुतुबुद्दीन शाह के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा उसने गजपति नरेश से कृष्णा और गोदावरी के कुछ भाग समर्पित करने को बाध्य किया। इससे क्रोधित होकर विजयनगर के सम्राट ने सालो तिस्मा को गोलकुंडा को जीतने के लिए भेजा, जिससे कुतुबशाही सेनाओं को बुरी तरह पराजित कर गोलकुंडा द्वारा अधिकृत पूर्वोत्तर प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन, एक मिनट, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए सही नहीं है। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर उभरे, परंतु इस दोनों ने अहिंसक असहयोग आधारित कार्रवाई का एक साझा कार्यक्रम अपनाया था। बाद में 4 फरवरी 1922 को चोरी घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और कुछ समय बाद खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा
जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। दूसरा है अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। तीसरा है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 1 और 3। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है, न कि खरोष्टी लिपि में है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। साथियों ये क्वेश्चन आता है अशोक ने अपने किस शिलालेख में 13वें कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को की गई थी। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में की गई थी। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुई थी। गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर चुना गया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे, ठीक है, औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 1 और 2 दोनों। लगभग 9500 ईसा पूर्व के समय में नौपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। 9500 ईसा पूर्व में नौपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि स्टार्ट हुआ था 9500। इसी समय कई स्थलों के से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई औजार पहले के पूरा पाषाण कालीन औजारों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नौपाषाण कालीन कहा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है। साथियों डिस्कशन देखने से बहुत ही फायदेमंद रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए, इसलिए इतना समय लग रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहां किया गया था? 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहां किया गया था? साथियों इसका राइट आंसर होगा बंबई में। कहां किया गया था? बंबई में। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे चिश्ती थे। शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती से था। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किससे था? सुहरावर्दी से था, ठीक है। मियां मीर का संबंध किससे था? कादरी संप्रदाय से था। मियां मीर का संबंध कादरी संप्रदाय से था। और अहमद सरहिंदी का संबंध नक्शबंदी से था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर रॉबर्ट क्लाइव के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर जनरल क्या थे? नहीं थे। साथियों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार ने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में बारन हेस्टिंग्स नियुक्त किए गए थे। कौन थे नियुक्त किए थे? बारन हेस्टिंग्स साथियों, ठीक है। पुनः 1883 ईस्वी के चार्टर एक्ट
के तहत बंगाल में के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और भारतीय गवर्नर जनरल बने, यानी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, और द्वितीय गवर्नर जनरल बने। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलाना है। सीमांत गांधी किसको बोलते हैं साथियों? सीमांत गांधी जो है हम अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और महामना मदन मोहन मालवीय। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। साथियों सालाबाई की संधि जो हुई थी कब हुई थी? सालाबाई की संधि जो हुई थी 1782 में हुई थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी 1792 में हुई थी। ठीक है, वसीन की संधि जो हुई थी 1802 में हुई थी। वसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में हुई थी। सॉरी 1809 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 3 2 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा। अक्टूबर 1973 में योम किपुर युद्ध, जिसे रमजान युद्ध या अक्टूबर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, उसे 1973 में लड़ा गया था। 1973 अक्टूबर मंथ में। ठीक है, ये मुख्य लड़ाकू देश इजराइल तथा मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब राज्यों के गठबंधन थे। यह युद्ध 1973 में शुरू हुआ, जो यहूदी धर्म में सबसे पवित्र दिन योम किपुर के साथ साथ इस्लामी महीने रमजान के दौरान भी मेल खाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा 0.03% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटा 0.8 रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? 4.4 राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? 4.4। बजट 2025-26 में राजस्व घाटा 1.5 रहने का अनुमान है। सब अलग अलग घाटे हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के 4 महत्वपूर्ण इंजन जो हैं, पहला इंजन है एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरा है निर्यात, तीसरा है निवेश, और चौथा है MSME। ठीक है, जिसके बिहार के मंत्री हैं जीतन राम मांझी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेव। स्पाइडर वेव क्या आंसर हो जाएगा? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। क्वेश्चन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर नाम किया था? ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया था? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब जो टीम है प्रीति जिंटा का। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए
फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस महेंद्र देव। एस महेंद्र देव यानी कि बी नंबर। 34 नंबर है, शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए आप लोग। भेड़ हो जाएगा साथियों, भेड़ हो जाएगा। 34 का राइट आंसर भेड़ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया। चागोस द्वीप समूह की अवस्थित किस महासागर में है? चागोस द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? चागोस द्वीप जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? साथियों, यह हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, ये कब नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं 14 मई 2025 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान के तहत की गई थी। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन बुनियान अल मरसूर। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूर यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर मीडिया का ब्रीफिंग किया था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विंग कमांडर व्योमिका सिंह, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया, जो पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर में हुए घातक हमले के जवाब में 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी, एक सम्मानित सैन्य अधिकारी, ने हमलों का विवरण और वीडियो प्रदान किया। विंग कमांडर सिंह ने भी ब्रीफिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, साथियों हमारा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हमने डिस्कशन भी कराया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151 यानी 151वां स्थान है। फ्रांस स्थित गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स ने RSF ने इंडेक्स ने यानी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में नार्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड शीर्ष देश हैं। सबसे निचले स्तर पर इरिट्रिया 180 देशों में रहा है, उत्तर कोरिया 179, चीन 178 और सीरिया 177 के स्थान पर रहा है। साथियों आइए नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन का देश का पहला ATM लगा है? यानी किस ट्रेन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस में। पंचवटी एक्सप्रेस में साथियों इन्होंने अपना ATM लगाया है, जो कि एक ट्रेन है, और ट्रेन में पहला ATM लगाने वाला कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 41 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अनुसार कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला
पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? पहला अफ्रीकी देश जो है मॉरिशस बन गया है। कौन सा देश? मॉरिशस। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस लिया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू को जो है सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्राइफ का आयोजन कहां किया गया था? टाइगर ट्राइफ का आयोजन कहां किया गया था? साथियों ये किया गया था विशाखापट्टनम में। कहां किया गया था? विशाखापट्टनम में। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग की थीम क्या थी? वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग की थीम थी क्या थी साथियों? बताइए। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय थीम थी योग दिवस पर। ठीक है। स्वतंत्रता सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? सरस्वती सम्मान 2025 किसे देने की घोषणा की गई है? साधु महेंद्रनाथ दास, साधु भद्रेश दास आंसर होगा साथियों। ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जाता है और यह साधु भद्रेश दास को दिया जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक संबंधित है? 47 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 23 का 1। अनुच्छेद 22 अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार है। अनुच्छेद 23 का 1 मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक है। अनुच्छेद 22 का 2 है, यानी 23 का 23 का 2 है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय को कौन सा रिट लेकर आना चाहिए? साथियों अधिकार परीक्षा का रिट लेकर आना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। ठीक है। कानून बनाना एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं, राजनीतिक प्रक्रिया भी है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2। ठीक है। 1 और 2, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मणिपुर 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। मणिपुर से अलग होकर के 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। मणिपुर और त्रिपुरा जो है ना 1972 में अस्तित्व में आया था। ठीक है।
असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, न कि मणिपुर से अलग करके। ये जो है असम से मेघालय को अलग किया गया 1972 में, ठीक है, 1972 में अलग किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं 52 क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था। ये गलत है साथियों, ठीक है। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरू के समय से ही रुपये का अवमूल्यन किया गया, ठीक है। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। उन्होंने 1971 के आम चुनाव से पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था, न कि विदेश मंत्रालय का, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एचपी मोदी ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य से। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया, ठीक है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा 297। संविधान के अनुच्छेद 297 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा गया, अर्थात अनुच्छेद 297 का 3, 297 का 2, 297 का 1। इन अनुच्छेदों ने संसद को समय समय पर निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, साथियों आप पूरे आंसर को देखिए, पूरे आंसर को आप जब देखेंगे अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट निर्धारण करना, ठीक है। 3 में ये नहीं आता है। अनुच्छेद 3 कहते हैं, ठीक है। इसने संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया है। संसद कानून द्वारा कर सकती है एक राज्य से क्षेत्र को अलग करके या 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य तैयार कर सकती है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है और किसी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकती है। आइए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3, ठीक है। 1 और 2 और 3 तीनों इसमें सही है, ऑल इज करेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2007 से 2012 तक चली थी। 2012 तक चली थी साथियों, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से तेज और अधिक समावेशी विकास को अपनाना था। इसने माना कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी तो आबादी के बड़े हिस्से को विकास से कोई फायदा नहीं मिल रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1, यानी इसे 2005 में अपनाया गया था।
दूसरा है इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। तीसरा है 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया था। चौथा है इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों का मुख्य भूमिका होता है। यानी कि इसका सारा सही है साथियों, सब सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मंत्रालय जारी करती है। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है। साथियों जो एनएसओ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वही जारी करती है। ठीक है, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी है। इसका गठन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को मिलाकर किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्धि। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित विरामावस्था में चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड 2 के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी को निकालें। साथियों इसमें क्या निकालना है? दूरी को निकालना है। तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो यूटी बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर होता है। ठीक है, यूटी प्लस 1/2 हाफ एटी स्क्वायर होता है दूरी निकालने के लिए। ठीक है, तो 0 गुना टाइम हो जाएगा कितना? t प्लस 1/2 गुना 2 गुना 60 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 3600 मीटर। क्या राइट आंसर हो गया? 3600 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3600 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है भारतीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब यह कथन जो सत्य नहीं है वह डी नंबर। इसकी शुरुआत 1979 में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी, ठीक है, ये मौसम के पूर्वानुमान के प्रयोजन डिजाइन किए गए हैं। इनसेंट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 जो है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है। ठीक है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है? 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इससे डुबोकर। इसके जो है अभिसारिता जो है एल्कोहल में डुबोकर घटाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका पहला है नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, सही है। दूसरा है नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोध होता है, सही है। तीसरा है नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, सही है। यानी इसमें कथन सारे सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं?
नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि इसमें सारे सही हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी Hg निकेल NiWAg। ठीक है, आइए 72 देखते हैं। 72 है 72 का है फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है। फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 73 है बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो है किस चीज से बनी होती है। बहुप्रयोग की पानी की बोतलें जो है पॉलीथीन से बनी होती है, पॉलीथीन से बनी होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। 75 है कोलेरेंकाइमा बने होते हैं। कोलेरेंकाइमा किसके बने होते हैं, मृदु ऊतक के बने होते हैं। कोलेरेंकाइमा किसके बने होते हैं, मृदु ऊतक के बने होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है। आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 है मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम बताएं। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम हैं हैमर, एनविल और स्टीरअप। हैमर, एनविल और स्टीरअप। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है खाली स्थान शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा श्रवित होता है। खाली स्थान शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो हैजा जो है, हैजा विषाणु जनित रोग नहीं है। आइए रोग देखते हैं वायरस से कौन सा रोग होता है। खासरा मोबिली वायरस से होता है, गलसुआ मब्बस वायरस से होता है, चेचक बेरियोला वायरस से होता है, जेनाइटल हर्पिस वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है मिस्को वायरस से होता है और छोटी माता वैसिलेसा वायरस से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण है। तब निर्मित दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है साथियों, अवतल दर्पण है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित रोगों का उसके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित रोग है और उसके विटामिन और खनिज से मिलान करना है। स्कॉर्बी हो जाएगा विटामिन सी, घेघा हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ठीक है, रतौंधी हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। और एनीमिया हो जाएगा आयरन की कमी से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 और ई का 5। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहता है
तत्व ए, बी और सी डेवोरायनर के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी का परमाणु भार ज्ञात करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 88। और अब 83 नंबर क्वेश्चन हैं, वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वेद जोड़ उक्त होता है। वेद जोड़ उक्त यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी में जो है कर्मधारय समास है। मृगनयनी में कर्मधारय समास है। उसके बाद है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि पैसिव इसमें से चूज करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट। प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट। प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर है, इंडेवर का शब्द का विलोम क्या होगा। इंडेवर का विलोम क्या होगा। इंडेवर का विलोम जो होगा इनसिटिबिलिटी होगा। इनसिटिबिलिटी, इनसिटिबिलिटी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। 87 क्वेश्चन है, भारत का 13वां बंदरगाह कौन सा बना है। भारत का 13वां बंदरगाह जो है बधावन बना है। बधावन बंदरगाह बना है। अब जो है ये कहाँ बना है साथियों, तो ये महाराष्ट्र में बना है। महाराष्ट्र में बना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर है, निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि माना जाता है तो हेनरी डेरेजियो को जो है, हेनरी डेरेजियो को आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड जो है 1950 में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 90, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। साथियों ये 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, यानी 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 सफल हो गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा 7 कमांड में। मध्य वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, अनुरक्षण कमान, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान, दक्षिणी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और पश्चिमी वायु कमान। ठीक है, 92 है। 92 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया था। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 ईस्वी में। 2021 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93। ठीक है, 93 है, अपहन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। अपहन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। आइए कुछ लोक कला देखते हैं और उससे संबंधित राज्य देखते हैं। ठीक है, रंगोली जो है, रंगोली महाराष्ट्र से संबंधित है। रंगोली कहां से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। दूसरा है साथियां, गुजरात से संबंधित है। साथियां कहां से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। उसके बाद है गोदना, गोदना जो है बिहार से संबंधित है। मंडना राजस्थान से संबंधित है। मेहंदी राजस्थान से संबंधित है। चौकपुरना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अलपना पश्चिम बंगाल से संबंधित है और जो है कोलम तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, आइए 94 देखते हैं। 94 नंबर दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो ए का जो राइट आंसर होगा, जनरेशन एक्स जो था 1965 से 1980 तक था। ठीक है, जनरेशन वाई जो था, जनरेशन वाई यह जो था 1981 से 1996 तक था। जनरेशन जेड जो था, जनरेशन जेड कब से कब तक था, 1997 से 2010 तक था। अल्फा जनरेशन जो है 2010 से 2024 तक चल रहा है। अभी जो चल रहा है 2025 में, ये इसको बीटा जनरेशन बोला जाता है। बीटा जनरेशन बोला जाता है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 95 नंबर। 95 नंबर दिया हुआ है, 95 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 4995। 4995, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n/2 ay + l, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले पर इसको बनाते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा 256। 256 यानी कि सी, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए 97 देखते हैं। 97 का, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट किए और 5580 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या कितनी थी? हारने वाले को कितना मिला? हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए थे, तो शेष वोट किसने प्राप्त किए थे? जीतने वाले ने। और जीतने वाले ने कितना परसेंट वोट प्राप्त किए थे? 59%, ठीक है। जीतने वाले ने 59%। अब कह रहा है, अब टोटल वोट मिला के कितना हुआ? 100% हुआ। अब कह रहा है कि 5580 वोट से हार गया, ठीक है। तो 18% बराबर होता है, दोनों में से घटा देंगे, ठीक है। तो 18% बराबर होता है 5580, तो 1% बराबर होगा 310, तो 100% बराबर होगा 31,000, यानी कुल वोटों की संख्या जो थी 31,000 थी, ठीक है। 31,000 थी। 98 नंबर है, एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पिता की माता है, ठीक है। पिता की माता है। आइए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, 6 मित्र GH MJ K और L एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर गमन करते हैं, ठीक है। 6 मित्र जो है GH MJ K और L एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर गमन करते हैं, मुंह करके बैठे हैं। G L और H के बीच बैठा हुआ है। G जो है कहां बैठा हुआ है? L और H के बीच बैठा हुआ है, यानी कि L और H के बीच G बैठा हुआ है, ठीक है। H और M के दाएं चौथे हैं, K H के ठीक बाएं हैं और L M के कौन से स्थान पर है? L और M कौन से स्थान पर है? तो सबसे लास्ट स्थान पर K हो जाएगा साथियों, उसके बाद H हो जाएगा, उसके बाद L हो गया है, तो बच रहा है J और M, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? L और M के बीच, L और M के बीच जो सही आंसर होगा वो J हो जाएगा, यानी कि L और M के बीच J हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एपिसोड का और इसका आंसर जानते हैं। मिश्र धातु A और B में तांबे और जस्ते का अनुपात 3:4 है और 5:9 है। A और B को 2:3 का अनुपात में लेकर नई मिश्र धातु C बनाई जाती है। C में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27:43। 27:43, ठीक है ना। इसका राइट आंसर 27:43 होगा। साथियों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए हम आपका नेक्स्ट एपिसोड में स्वागत करते हैं।